सो नाउ नेक्स्ट वी हैव अबाउट दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेव क्या है। वेव के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट। तो जैसे ये मैंने एक वेव की रिप्रेजेंटेशन दी है, ऑन दिस एक्सिस वी आर हैविंग डिस्प्लेसमेंट एंड ऑन दिस वी आर हैविंग टाइम, राइट। तो जो ये आपका ये डिस्टेंस है, ये जीरो मीन्स रेस्ट, तो रेस्ट से लेके जो आपका क्रेस्ट तक का डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, राइट। ये जो ऊपर है ये क्रेस्ट होती है और ये नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो जो आपका दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है या ऊपर दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है जी। नेक्स्ट पैरामीटर विच वी हैव ओवर हियर इज दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर क्या है कि आपके पर यूनिट एरिया में से, पर यूनिट डिस्टेंस में से कितनी वेवलेंथ पास कर रही है। तो वो एक डिस्टेंस में से, 1 यूनिट डिस्टेंस में से हाउ मेनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर पासिंग, दैट इज योर वेव नंबर। टाइम पीरियड क्या है कि कितना टाइम आपको लग रहा है, कितना टाइम एक वेव को लग रहा है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को, ठीक है जी। तो दैट इज योर, जैसे अब यहां से वेव शुरू हुई, यहाँ पे इट केम, यहां से अगर तुम फिर से देखो तो सेम पाथ रिपीट हो रहा है, राइट। फिर सेम पाथ रिपीट होगा, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा, दैट इज योर टाइम पीरियड ऑफ वेव, ओके। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है कि पर यूनिट टाइम में कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रही हैं एक पर यूनिट टाइम में, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो वहां से हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन निकल के आया, न्यू, इसको हम बोलते हैं न्यू, फ्रीक्वेंसी की डिनोशन है न्यू इज इक्वल टू 1/t, और वेवलेंथ की डिनोशन क्या है, लैम्डा, राइट। तो अब लैम्डा और न्यू के बीच का क्या रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू। अब ये c क्या है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, यू आर वेरी वेल नोन टू दिस, स्पीड ऑफ लाइट, ओके। नाउ दिस इज जस्ट अबाउट वेव, कि वेव के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है हमने वो देखा। नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट था जेम्स मैक्सवेल, उन्होंने क्या बोला, when electrically charged particle moves under acceleration, जब कोई भी आपका चार्ज्ड पार्टिकल एक किसी एक्सलरेशन मूव के अंदर मूव कर रहा है, मतलब उसका जो मोशन है वो एक्सलरेटेड है, तो इन दैट केस अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। तो उस केस में आपके पास अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं। अब वो किस तरीके से, बेसिकली वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ डिनोट करा, लेट से जो आपका ये जो ब्लैक से डिनोटेड है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो रेड से डिनोटेड है दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ इस तरीके से ये अल्टरनेटिवली क्या हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है। अनदर थिंग, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, उनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए, मूव करने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर जैसे कौन सी एग्जांपल आ जाएगी, लाइट वेव्स। अगर हम बाकी की बात करें, जैसे साउंड वेव्स की बात करें, दे नीड सम मीडियम, राइट। सो दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हैं जिनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेट होने के लिए। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही है, प्लस दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, राइट। तो उसके अंदर हम एग्जांपल लेके चलेंगे बड़ी जनरल सी, दैट इज लाइट वेव्स। बिफोर दैट वी जस्ट लर्नड अबाउट व्हाट इज वेव, ये तुम्हें पता होगा, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि इसमें कौन कौन से टर्म्स हम यूज करते थे। नेक्स्ट विच वी आर गोना स्टडी दैट इज अबाउट स्पेक्ट्रा, कि अब ये जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा हमें दिखेगा, ओके। तो अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, कि उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की, उसके अंदर क्या है कि अलग अलग तरह की रेज है हमारे पास, जैसे गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी है, विजिबल, IR, माइक्रो, रेडियो। तो इनका जो है, इसकी मतलब जो ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या रहेगा। याद रखिए अभी हमने रिलेशन पढ़ा, लैम्डा इज c/न्यू। यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो कि लैम्डा और जो न्यू है, लैम्डा यानी वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देख पा रहे हो तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फिर IR, उसके बाद गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रो और रेडियो।
अगर मैं वेवलेंथ का देखूं तो इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो, फिर माइक्रो, IR, विजिबल, UV, एक्सरे, गामा। तो हम जो रीजन की यहाँ पे डिस्कशन अगर देखें विजिबल की, तो विजिबल के अंदर तुम्हें पता है, अगर तुम स्पेक्ट्रा की बात करो तो तुम्हें थोड़ा सा वो याद आना चाहिए जब आप प्रिज्म वाला करते थे। तो प्रिज्म से आप जब लाइट पास करवाते थे दैट स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स, तो उसको आप क्या बोलते थे? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जैसे जैसे आप रेड की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ क्या है? बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये जो रिलेशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे भी आपका यूज होगा, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन बाय हार्ट दिमाग में रखना है कि जो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी है ये दोनों का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कम हो जाएगा, ठीक है जी। फिर मैं आपको बात करनी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डुअल नेचर की। जितने भी हम आगे सारे वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते थे हम वेव नेचर के बारे में देखते थे, हमने ज्यादातर वो वेव्स के बेसिस पे डिस्कस करे हैं। लेकिन लेटर ऑन थोड़े टाइम बाद हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये जो है ना ये वेव से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं। वेव नेचर के साथ आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो देन वी थॉट कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनका डुअल नेचर होगा, दैट इज कि वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, वो एज अ वेव भी बिहेव करती है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आप वेव से एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ आप पार्टिकल से कर सकते हो। अगर मैं इसमें से सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो बेसिकली ब्लैक बॉडी क्या है कि एक आइडल बॉडी जो सारी रेडिएशंस अमिट करेगी और एब्जॉर्ब करेगी। हर एक तरह की फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन है वो एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, दैट इज आइडल ब्लैक बॉडी। अब देखो आइडली इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, आइडल कोई चीज नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना नो वन इज परफेक्ट, तो यहाँ पे भी कोई भी बॉडी आइडल नहीं है, कोई भी बॉडी परफेक्ट नहीं है जो सारी रेडिएशंस अब्सॉर्ब कर ले और सारी की सारी एमिट कर दे, ऐसा नहीं है। तो ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि आइडल वो है। अल्टीमेटली सारी रेडिएशंस ना तो पूरी तरह से अब्सॉर्ब होती है ना ही एमिट होती है। लेकिन लेट्स से कि उन्होंने आइडल बॉडी की डेफिनेशन ये दी है कि जिसमें सारी फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन अब्सॉर्ब हो जाएंगी और एमिट हो जाएंगी, और जो रेडिएशन इसमें से निकलेंगी उनको हमने नाम दे दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। अब इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स करेंगे, वो ग्राफ हमने देखेंगे कि किस तरह का ग्राफ प्लॉट हुआ, उसके बारे में क्या रिजल्ट्स निकले, वो सारे हम इसके अंदर अभी पढ़ेंगे। तो थोड़ा ब्लैक बॉडी के बारे में तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए कि जिसमें हम सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, आइदर मतलब या तो वो सारी अब्सॉर्ब भी हो रही है और एमिट भी हो रही है, तो वो किसकी कैटेगरी में आएंगी? आइडल ब्लैक बॉडी है वो, ठीक है। तो नाउ विल मूव ऑन टू द एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अभी हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में देखा, तो अब हमने देखना है कि उसके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे, ग्राफ था, वो किस तरीके का आया था। तो बेसिकली वो कुछ ग्राफ इस तरीके का था। इस साइड पे तुम्हारे पास रेडिएशन इंटेंसिटी जो मैंने RI लिखा हुआ है, और एक्स एक्सिस वाली साइड पे आपके पास क्या है? वेवलेंथ है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे किस तरीके की वेव्स आ रही हैं वो आपको दिखाया गया, ठीक है। अब जरा पढ़िए क्या है। Black body spectrum depends upon the temperature of object and not on what it is made of। जो black body spectrum आएगा आपके पास वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ना कि वो बॉडी किस चीज की बनी हुई है। Doesn't depend on the material which it is made of, it depends upon the temperature। दूसरा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज्यादा एनर्जी अमिट होगी एट ऑल द वेवलेंथ, राइट। तीसरी बात, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जो आपकी ब्लैक बॉडी वेव्स जो रेडिएशन है, स्पेक्ट्रम जो बनेगा, उसकी जो पीक है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो पीक छोटी होती जाएगी, ठीक है, और बड़ी ब्लर सी दिखेगी तुम्हें जो जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। फिर एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है ऑलवेज बिकम स्मॉल एट द लेफ्ट साइड। अब क्या देख रहे हो तुम कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जो तुम्हारा पीक है, अगर मैं पीक ड्रॉ कर रही हूँ ना तो मेरी 6000 केल्विन पे जो पीक है वो लेफ्ट की तरफ आ रही है, मतलब कम वेवलेंथ की तरफ आ रही है। वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। 5000 केल्विन पे देखूं तो मेरी जो पीक है उससे आगे आ रही है। 4000 केल्विन पे वेवलेंथ बढ़ रही है, मतलब ज्यादा आगे तरफ आ रही है। 3000 पे उससे आगे आ रही है।
तो कुल मिला के बात क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जो आपकी वेव की जो पीक है वो बेसिकली इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ साइड। लोअर वेवलेंथ मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये रिलेशन मैंने पहले बोला कि दिमाग में रखना है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तो बात करी चलो हमने कि इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी। अब जो क्लासिकल थ्योरी थी, जो पुरानी थी, वो क्या कहती है? वो कहती है कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे, रेडिएशंस निकलेंगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। उसका कहना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो जो आपकी इंटेंसिटी है ना वो इन्फिनिटी तक भी पहुंच सकती है। जो मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई है ना, ये 6000 केल्विन के लिए क्लासिकल थ्योरी का प्रेडिक्शन है। वो कह रही है टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे, रेडिएशन इमिट होंगे, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होंगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी से जो आपकी इंटेंसिटी है ना वो इन्फिनिटी तक पहुंच सकती है। ये ऐसा क्लासिकल ने बोला कि ऐसा होना चाहिए। फिर हमने क्या देखा कि लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इंटेंसिटी इन्फिनिटी तक जानी चाहिए, वेवलेंथ कम हो रही है तो इंटेंसिटी इन्फिनिटी तक जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। दिस वाज नॉट द केस। तो इसका क्या मतलब है कि जो क्लासिकल थियोरी है ना वो हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के जो रिजल्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो क्लासिकल थ्योरी फेल्ड ओवर हियर। अब हमें इसके रिजल्ट्स तो एक्सप्लेन करने हैं, तो इसके रिजल्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक अनदर थ्योरी आती है विच इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है वो क्या है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहे थे और जो क्लासिकल थ्योरी बोल रही थी, उन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे थे। ये बोल रही है भाई कि अगर वेवलेंथ टेम्परेचर बढ़ रहा है ना तो जो आपकी पीक्स हैं दैट विल शिफ्ट टू द लेसर वेवलेंथ साइड और हायर फ्रीक्वेंसी साइड। लेकिन क्लासिकल के प्रेडिक्शंस कुछ और थी। उसने अपनी थ्योरी बोला कि इंटेंसिटी भाई तुम्हारी इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी, जबकि हमारा तो ये पीक्स अभी तक किधर जा रही है, वो फेंट पीक्स जरूर आएंगी लेकिन इट विल नॉट रीच दैट द इन्फिनिटी। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, बट जो क्लासिकल थ्योरी ने बोला वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। दिस इज वाई ये दोनों जो रिजल्ट्स है वो मैच नहीं हो रहे थे। तो इन रिजल्ट्स को, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे, इनको एक्सप्लेन करने के लिए वी विल बी स्टडीइंग द प्लैंक क्वांटम थ्योरी, राइट। तो यहाँ पे हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है खत्म। बेसिकली अनदर थ्योरी आएगी जो इसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेगी, राइट। देन हम आगे और देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन हो सकता है। तो विद द टाइम विल बी स्टडिंग कि हम पार्टिकल नेचर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। थैंक यू।